प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का, जिसमें हम जल संसाधन में आगे पढ़ चुके हैं, उसके आगे हम पढ़ने जा रहे हैं बहुउद्देशीय परियोजना। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं। अब आप यानी कि वह परियोजना जिसके एक से अधिक उद्देश्य होते हैं उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। कहने का मतलब है एक से अधिक जिसके उद्देश्य हों उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना। हम नदियों पर बांध बनाते हैं और बांध बनाकर विद्युत पैदा करते हैं। विद्युत पैदा करते हैं। इसके बाद उसके और तमाम कार्य हैं, जैसे बांध बनाते हैं, बांध बनाकर विद्युत पैदा ही करते हैं। इसके बाद वहीं से नहरें निकालते हैं, जिससे नदी के पानी का बहाव भी रुकता है और सिंचाई के लिए सुविधा भी हो जाती है। और मृदा संरक्षण, मिट्टी के कटाव को रोका जाता है, जिससे मिट्टी का संरक्षण भी होता है। बाढ़ पर नियंत्रण, जो बाढ़ आती है जब हम नदी के जल को रोककर उसको कई भागों में बांटकर वितरित कर देते हैं तो बाढ़ नियंत्रण भी हो जाता है। और वितरित करने के साथ साथ हम उन भागों तक पानी पहुंचाते हैं जहां तक सिंचाई की सुविधा नहीं पहुंचती थी। हम नहरें निकाल कर वहां तक सिंचाई की सुविधा भी पहुंचाई जाती है। वृक्षारोपण, जहाँ पानी नहीं था, जब पानी पहुंचता है तो वहाँ पर हम वृक्षारोपण भी करते हैं। पर्यटक स्थल भी बन जाता है, जैसे झीलें बनाई जाती हैं और इस तरह से वहाँ पर जो है एक पर्यटक स्थल के रूप में कार्य होता है। बहुउद्देशीय परियोजना के मुख्य उद्देश्य यही हैं: विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना, मृदा संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और वृक्षारोपण और पर्यटन आदि जो है बहुउद्देशीय परियोजना के जो है उद्देश्य हैं। बहुउद्देशीय परियोजना को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। क्यों? इसीलिए कहा था कि क्योंकि जो अभी हम आगे बताए हैं कि विद्युत से क्या पैदा करते हैं, कैसे हमारे खेतों की सिंचाई होती है, वृक्षारोपण है, विद्युत उत्पादन करना है, ये हम बता चुके। इस कारण से पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी, ने ये कहा था कि यह जो है बहुउद्देशीय परियोजनाएं आधुनिक भारत की मंदिर हैं। अब इससे लाभ तो हैं, ये हानियाँ भी हैं बहुउद्देशीय परियोजना से। बहुउद्देशीय परियोजना से हानियाँ क्या है? जलीय जीवन प्रभावित हो जाता है। जलीय जीवन प्रभावित होने का मतलब क्या है? जब हम नदियों पर बांध बनाते हैं, बांध बनाकर हम कई भागों में नहरें निकाल देते हैं। जब हम नहरें निकाल देते हैं तो उसमें जो है पानी जब कई भागों में बंट जाता है तो जल में रहने वाले जीव, जैसे मछलियाँ हैं, केकड़े हैं और तमाम जीव जंतु कई भागों में बंट जाते हैं। उनके परिवार का बिखराव भी हो जाता है। तो इस तरह से जो है जलीय जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। वनों की कटाई, जब हम बांध बनाते हैं तो बहुत सा भाग जलमग्न हो जाता है। जब हम नदियों में बांध बनाते हैं, नदियों पर बांध बनाते हैं तो बहुत बड़ा भाग जलमग्न हो जाता है। तो जलमग्न होने के साथ वनों की कटाई, जलमग्न हो जाता है तब भी नुकसान होता है। और वनों की कटाई, जब हम नहरें निकालते हैं तो नहरें निकालने के लिए हमको जो है बहुत से जंगलों को साफ करना पड़ता है, जिससे नहरें निकाल कर फिर आगे हम ले जाते हैं। भूमि की निम्नीकरण, जिस भूमि पर ज़्यादा दिनों तक पानी रुका रहता है उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, उसे ही निम्नीकरण कहते हैं। समाज पर प्रभाव तब पड़ता है जैसे जब जल का बहुत बड़ा भाग जो है जब डूब जाता है तो वहाँ के रहने वालों को, जैसे जब बांध बनाते हैं तो जल का रोका जाता है तो उसके
अधिकतर भागों पर पानी हो जाता है तो वहाँ के रहने वाले लोगों को कहीं अलग जाके बसाना पड़ता है। तो इस तरह से जो है समाज, कुछ लोग यहाँ रह जाते हैं, कुछ लोगों को विस्थापन की स्थिति पैदा हो जाती है, उनको दूसरी जगह बसाया जाता है, इसलिए समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध आंदोलन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो चलाई गई थी उस पर भी देश के लोगों ने तमाम तरह के, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी पर जब बांध बनाया जाने लगा तो वहाँ के लोगों ने भी इसका बहुत विरोध किया। विरोध इसलिए किया कि अगर हम बांध बनाते हैं तो बहुत से गांव डूब जाएंगे, वहाँ के लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ेगा, कुछ लोग यहाँ रह जाएंगे, कुछ लोग वहाँ चले जाएंगे, इसलिए इसका इन लोगों ने आंदोलन किया। यही स्थिति टिहरी बांध परियोजना की भी थी। वो भिलंगाना और भागीरथी के संगम पर ये टिहरी बांध परियोजना बनाई गई है, और रिहंद बांध परियोजना सोन नदी पर बनाई गई है। यहाँ पर भी वही विस्थापन की स्थिति के कारण भी जो है लोग जो है इसका विरोध कर रहे थे। आगे हम देखते हैं इसके जल संसाधन में हम वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण कैसे कहते हैं? यह है प्राचीन समय से यह प्रचलन था। प्राचीन समय से राजाओं या महाराजाओं द्वारा भी ये जल को संग्रहण करने की प्रक्रिया थी। जैसे तालाब और गड्ढे बनाकर, पहले जो है जो आज सुविधाएं हैं वो सुविधाएं नहीं थी, तो पहले के लोग जो है तालाब बनवाते थे, गड्ढे बनवाते थे, जिसमें वर्षा के जल को रोका जाता था। अगला हेडिंग है छत पर बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता था। मैंने छत पर जो पानी है उसको इकट्ठा करके बगल में जो है घर के बगल में गड्ढा खोदकर उसमें पानी जो है रखा जाता है। फिर इसके बाद जब और थोड़ी सी सुविधाएं हुई और लोग जो है थोड़ा वैज्ञानिक युग आने लगा, तो फिर जो है क्या लोग करने लगे, जो छत पर पानी इकट्ठा होता था तो उसमें जो है पाइप लगाकर नीचे जो है गड्ढा बनाकर पानी को रोकते थे। फिर उस पानी को गर्मियों के दिनों में उसका प्रयोग किया जाता था। और वैज्ञानिकों का भी मत है कि ये जो पानी है ये शुद्ध होता है, और इस पानी को शुद्ध होने के कारण जो है बहुत थोड़ा सा फिल्टर करने के बाद हम जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। आज भी हम दक्षिणी भारत में जब जाते हैं, जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु में, तो वहाँ पर जो है ये जो खेती की जाती है, खेती नहीं, आज भी वर्षा का जल संग्रह किया जाता है। खासकर दो क्षेत्र जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु में, वहाँ पर आज भी जो घर बनाए जाते हैं वहाँ पर जो है पहले ये ध्यान दिया जाता है कि सबसे पहले हम ये वर्षा के जल को रोकने के लिए उसका इंतज़ाम करते हैं, उसको हौद बनाते हैं और उसमें जो है हम वर्षा के जल को हम रोकते हैं। इसके आगे हम चलते हैं बांस ड्रिप सिंचाई। मेघालय जैसे राज्य में वर्षा तो खूब होती है, लेकिन सिंचाई के लिए हमको पानी की अलग से सुविधा करनी पड़ती है। कैसे? झरनों से जो पानी आता है, बांस द्वारा झरने के पानी से सिंचाई करने की प्रणाली का खूब चलन है। कहाँ पर? मेघालय जैसे राज्यों में। हम मेघालय में देखते हैं कि लोग जो है बांसों के द्वारा झरने के पानी को लाकर सिंचाई करते हैं, और जिसको हम बांस ड्रिप सिंचाई भी कहते हैं। इस तरह से हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद हम फिर अगले दिन जो है अगले चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। बस आप सबको